गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 12th में हम पढ़ेंगे लेखा शास्त्र। तो लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर निकाल लीजिए आप अपनी बुक का, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 निकाल लेंगे, रोकड़ प्रवाह विवरण। चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर निकालेंगे 770। उस पर हेडिंग है रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले रोकड़ प्रवाह होना तक हमारा हो गया था, तो यहाँ से पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ या रोकड़ तुल्य के व्यवसाय में आने और व्यवसाय से जाने का वर्णन किया जाता है कि व्यवसाय में रोकड़ या रोकड़ तुल्य आ रही है, जा रही है। इस विवरण में एक और उन सभी साधनों का वर्णन किया जाता है जिनसे रोकड़ या रोकड़ तुल्य व्यवसाय में आती है तथा इनके शेष में वृद्धि होती है, और दूसरी ओर उन सभी मदों का लेखा किया जाता है जिन पर रोकड़ व्यय की जाती है तथा रोकड़ शेष में कमी होती है। ये जो रोकड़ प्रवाह विवरण होता है, इसमें एक तरफ तो उन मदों का लेखा किया जाता है जिनसे रोकड़ व्यवसाय में आ रही है और रोकड़ में वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ उन मदों का लेखा किया जाएगा जिन पर रोकड़ व्यय की जाती है, और व्यय करने के बाद जब हम रोकड़ व्यय करेंगे तो रोकड़ में कमी आती है। अतः इस विवरण को तैयार करने के लिए रोकड़ अंतर्वाह तथा रोकड़ के साधन तथा रोकड़ बहिर्वाह अथवा रोकड़ के उपयोग की विभिन्न मदों की जानकारी आवश्यक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 771। लेखांकन मानक संशोधित के अनुसार ऐसे रोकड़ अंतर्वाह तथा बहिर्वाह परिचालन, विनियोजन एवं वित्त पूर्ति क्रियाओं के कारण होते हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। पहला है परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। जो परिचालन क्रियाएं होती हैं उनसे रोकड़ प्रवाह कैसे होता है। परिचालन क्रियाएं व्यवसाय की उन क्रियाओं से संबंधित होती हैं जिनसे व्यवसाय में आय उत्पन्न होती है, एवं अन्य क्रियाएं जैसे विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं से संबंध नहीं रखती हैं। इसलिए ये उन लेन देनों का परिणाम होती है जो संस्था के लाभ अथवा हानि का निर्धारण करती हैं। बेटा जो परिचालन क्रियाएं होती हैं वो व्यवसाय की वो क्रियाएं होती हैं जिनसे व्यवसाय में आय उत्पन्न होती है। ठीक है, जिनसे व्यवसाय में आय उत्पन्न होती है और वो संस्था के लाभ और हानि का निर्धारण करती हैं। परिचालन में रोकड़ की राशि कंपनी के आंतरिक ऋण शोधन क्षमता स्तर का संकेत देती है तथा बिना बाह्य वित्तीय स्रोतों की सहायता के एक उद्यम की परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए रोकड़ प्रवाह उत्पन्न करती हैं। लाभांश चुकाना, नए निवेशों को क्रियान्वित करना, ऋणों की वापसी आदि के प्रचलन में रोकड़ की राशि सहायक होती है, अतः इसे ऋण शोधन क्षमता का संकेत माना जाता है। इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। देखो परिचालन क्रियाएं क्या क्या होती हैं। जैसे पॉइंट फर्स्ट दिया है आपको, माल की बिक्री और सेवा प्रदान करने से रोकड़ प्राप्ति। जो माल की बिक्री होगी उससे जो रोकड़ प्राप्त होती है वो परिचालन क्रिया के अंतर्गत आती है। पॉइंट नंबर सेकंड है अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन तथा अन्य आयगत रोकड़ प्राप्तियां। जो अन्य आयगत रोकड़ प्राप्तियां होंगी। ठीक है, माल तथा सेवा आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान, कर्मचारियों एवं उनकी ओर से रोकड़ी भुगतान, एक बीमा कंपनी की दशा में प्रीमियम, दावों, वार्षिकी एवं अन्य लाभों के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान, आयकर का भुगतान एवं वापसी, जब तक कि वे किसी विशिष्ट विनियोजन एवं वित्तीय क्रिया से संबंधित न हो। पॉइंट नंबर 7 है भावी अनुबंध, वायदा अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों तथा स्वयं अनुबंधों से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान, बशर्ते संस्था ठेके के व्यवसाय में संलग्न न हो। ऐसे कुछ व्यापार जैसे संयंत्र के विक्रय से लाभ या हानि, जिसे शुद्ध लाभ हानि के निर्धारण में सम्मिलित कर लिया जाता है, इनके रोकड़ प्रवाहों को विनियोजित क्रियाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाह में सम्मिलित किया जाता है। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जैसे बेटा संयंत्र के विक्रय से लाभ या हमें हानि होगी तो उसे शुद्ध लाभ हानि के निर्धारण में सम्मिलित कर लिया जाता है। इनसे जो रोकड़ प्रवाह होगा उसको विनियोजित क्रियाओं में संबंधित रोकड़ प्रवाह में शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। विनियोजन क्रियाओं में दीर्घकालीन या स्थायी संपत्तियों का क्रिया एवं निस्तारण, अंश, ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आदि सम्मिलित है। विनियोजन क्रियाओं में जैसे कि दीर्घकालीन ऋण होते हैं, अन्य प्रतिभूतियां होती हैं, उनका क्रय विक्रय या स्थायी संपत्तियों का जो क्रिया होता है, जो हम स्थायी संपत्तियों को क्रिया करते हैं वो सम्मिलित होती है विनियोजन क्रियाओं में। विनियोजन क्रियाओं में उन विनियोग का क्रय विक्रय भी सम्मिलित किया जाता है जिन्हें रोकड़ तुल्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। विनियोजन संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों का प्रकटीकरण पृथक रूप से करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन मदों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भविष्य की
आय एवं रोकड़ प्रवाहों को उत्पन्न करने के संसाधनों में अर्जित खर्चों के लिए किए गए हैं। बेटा इसमें आपको बताया हुआ कि विनियोजन क्रियाएं जो होती हैं उनमें उन क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो भविष्य में होने वाली आय एवं रोकड़ प्रवाहों को उत्पन्न करने के संसाधनों में अर्जित खर्चों के लिए किए गए हैं। इसके बाद इनमें भी निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। देखो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो विनियोजन क्रियाओं में सम्मिलित की जाती हैं। पॉइंट फर्स्ट है स्थायी संपत्तियां अमूर्त संपत्तियों सहित। स्थायी संपत्तियों में जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं उन मिला करके स्थायी संपत्तियों को क्रिया करने हेतु रोकड़ भुगतान। जब हम स्थायी संपत्तियों को क्रिया करेंगे या कोई भी संपत्ति जब हम उसे क्रिया करते हैं तो उसमें रोकड़ हमारे पास से जो भुगतान है वो कैसे होगा, रोकड़ से ही तो होगा। तो रोकड़ भुगतान इसके अंतर्गत शोध एवं विकास पर पूंजीगत व्यय तथा स्वयं द्वारा निर्मित स्थायी संपत्तियों पर किए गए भुगतानों को भी सम्मिलित किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों सहित स्थायी संपत्तियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। अन्य संस्थाओं में अंशों, अधिपत्रों या ऋण पत्र को क्रिया करने हेतु रोकड़ भुगतान। अन्य संस्थाओं से अंशों, अधिपत्रों या ऋण पत्रों के निस्तारण पर प्राप्त रोकड़। तीसरे पक्षकार को दिए गए ऋण एवं अग्रिम। इनमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं है। तीसरे पक्षकार से ऋण एवं अग्रिम के पुनः भुगतान पर प्राप्त राशि। इनमें वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण व अग्रिम सम्मिलित नहीं है। जो तीसरे पक्षकार को ऋण एवं अग्रिम के पुनः भुगतान पर प्राप्त राशि होगी वो तो इसमें सम्मिलित हो रही है, लेकिन इसमें वित्तीय संस्थाओं को जो दिए गए ऋण और अग्रिम सम्मिलित है वो नहीं है। भावी अनुबंध, वायदा अनुबंध, वैकल्पिक अनुबंध एवं स्वयं अनुबंधों से रोकड़ प्राप्तियां एवं भुगतान। पॉइंट नंबर 8 है ब्याज एवं लाभांश की प्राप्ति। वित्तीय संस्थाओं की दशा में ये संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह मानी जाएगी। जो ब्याज एवं लाभांश की प्राप्ति होगी वो वित्तीय संस्थाओं की दशा में संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। वित्त संबंधी क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप संस्था की पूंजी एवं ऋणों की राशि में परिवर्तन आता है। वित्त पूर्ति क्रियाओं को पृथक से दर्शाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कोष प्रदायकों, पूंजी एवं ऋण के भावी रोकड़ प्रभावों पर दावों की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक संस्था की वित्त पूर्ति क्रियाओं में स्वामित्व की पूंजी एवं ऋण पूंजी के आकार या मिश्रण में होने वाली गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो वित्त पूर्ति क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं वो आपको नीचे बताई हुई है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका अंश है इसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़। जो अंश होगा उसको निर्गमित करने के बाद जो उससे प्राप्त रोकड़ होती है वो हमारी कैसी क्रिया होगी, वित्त पूर्ति क्रिया। सेकंड है ऋण पत्रों, बंध पत्रों अथवा अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त रोकड़। जो ऋण पत्र होंगे वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, उन ऋण पत्रों से जो रोकड़ हमें प्राप्त होगी वो भी वित्त पूर्ति क्रिया मानी जाएगी। अधिमान अंशों एवं ऋण पत्रों के शोधन की राशि, अल्पकालीन समतांशों का वापिस क्रिया के लिए भुगतान, बैंक अधिविकर्ष एवं नगद साख में परिवर्तन, प्रारंभिक व्यय का भुगतान, ब्याज का भुगतान और लाभांश का भुगतान। ये हमारी वित्त पूर्ति क्रियाओं में शामिल होने वाली क्रियाएं हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज निकालेंगे, पेज नंबर 772। पेज नंबर 772। एक लेन देन में एक ऐसा रोकड़ प्रवाह भी सम्मिलित हो सकता है जिसे भिन्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे किसी स्थायी संपत्ति के क्रिया के भुगतान में ऋण एवं ब्याज दोनों की राशि सम्मिलित होती है। ब्याज के भुगतान को परिचालन क्रियाओं में तथा ऋण के भुगतान को निवेश क्रियाओं में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार एक ही क्रियाकलाप को भिन्न उद्यमों के लिए भिन्नतापूर्वक वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें आपको बताया हुआ है कि एक लेन देन में एक ऐसा रोकड़ प्रवाह भी सम्मिलित हो सकता है जिसे भिन्न रूप से वर्गीकृत, अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे किसी स्थायी संपत्ति के क्रिया के भुगतान में ऋण और ब्याज दोनों की राशि होगी, तो जो ब्याज है वो ब्याज की राशि को परिचालन क्रियाओं में सम्मिलित करेंगे और ऋण के भुगतान को निवेश क्रियाओं में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार एक ही लेन देन को भिन्न उद्यमों के लिए भिन्नतापूर्वक वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण दिया है आपको इसी का, गृह निर्माण कंपनी के लिए भवनों के क्रिया विक्रय को परिचालन क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है तथा सामान्य उद्यम के लिए भवनों का क्रिया विक्रय निवेश क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाता है। जो कंपनी के लिए भवन का क्रिया विक्रय होगा वो तो परिचालन क्रियाओं में सम्मिलित किया जाएगा, और जो
सामान्य उद्यम के लिए जो भवन का क्रय विक्रय होता है उसे हम निवेश क्रियाकलापों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया हुआ कुछ विशेष मदों का व्यवहार। जो कुछ विशेष मद होती हैं उनका जो व्यवहार है वो किस प्रकार बताया हुआ है। उपरोक्त 3 प्रकार से रोकड़ प्रवाहों के अतिरिक्त प्रमाप 3 संशोधित में नीचे दी गई कुछ विशेष मदों से रोकड़ प्रवाह संबंधी व्यवहारों के बारे में बताया गया है। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट है ब्याज एवं लाभांश, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। पॉइंट फर्स्ट, वित्तीय संस्था की दशा में भुगतान एवं प्राप्त किया गया ब्याज व लाभांश परिचालन क्रियाओं से होने वाले रोकड़ प्रवाह में शामिल किया जाना चाहिए। गैर वित्तीय संस्था की दशा में ब्याज एवं लाभांश भुगतान को वित्त क्रियाओं में शामिल करेंगे तथा ब्याज व लाभांश प्राप्ति को विनियोजन क्रियाओं में शामिल करेंगे। देखिए बेटा, अगर वित्तीय संस्था है तो उस दशा में तो जो हमें ब्याज का या फिर लाभांश का भुगतान होगा या फिर प्राप्त होगा, जो लाभांश या भुगतान हमें प्राप्त होगा भुगतान से उसे हम परिचालन क्रियाओं में सम्मिलित करेंगे। लेकिन अगर गैर वित्तीय संस्था की दशा में हम ब्याज और लाभांश के भुगतान या फिर प्राप्त को वित्तीय क्रियाओं में शामिल करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड है आय पर कर, टैक्सेस ऑन इनकम। आय पर करों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों को अलग से प्रकट किया जाना चाहिए। रोकड़ प्रवाहों के संचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह तब तक मानना चाहिए जब तक कि इनके वित्तीय व विनियोग क्रियाओं से उत्पन्न होने के कारण की स्पष्ट पहचान न की गई हो। थर्ड पॉइंट है विदेशी मुद्रा रोकड़ प्रवाह। विदेशी मुद्रा में लेन देन से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों को रोकड़ प्रवाह विवरण की तिथि पर दोनों में प्रचलित विनिमय दर से परिवर्तित करके दर्शाया जाना चाहिए। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ या हानि को रोकड़ प्रवाह नहीं माना जाता है। यद्यपि विदेशी मुद्रा में रखी गई रोकड़ या रोकड़ तुल्य पर विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को अवधि के प्रारंभ एवं अंत के रोकड़ व रोकड़ तुल्यों के मिलान के लिए रोकड़ प्रवाह में दिखाया जा सकता है, किंतु इसे परिचालन, विनियोजन व वित्तीय क्रियाओं से पृथक दर्शाया जाना चाहिए। ये जो विदेशी मुद्रा रोकड़ प्रवाह होगा इसे इन तीनों क्रियाओं से अलग से दर्शाया जाएगा, ना तो परिचालन में, ना ही विनियोजन में, ना ही वित्तीय क्रियाओं में दर्शाया जाएगा। उसके बाद है फिर साधारण मदें। परिचालन, विनियोजन व वित्तीय क्रियाओं में से उत्पन्न असाधारण मदें जैसे कि डूबत ऋणों की वसूली, बीमा कंपनियों के दावे, लॉटरी जीत आदि को रोकड़ प्रवाह विवरण में पृथक से दर्शाया जाना चाहिए। जो असाधारण मदें होती हैं जैसे कि डूबत ऋण है, बीमा कंपनी से जो दावे की राशि प्राप्त होती है, लॉटरी जीत आदि को रोकड़ प्रवाह विवरण में अलग से दिखाया जाएगा, ना ही तो उसे परिचालन क्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, ना ही विनियोजन में, ना ही वित्तीय क्रियाओं में। पॉइंट नंबर 4 के बाद आपका पॉइंट नंबर 5 है। फिर पॉइंट नंबर 5 है अन्य महत्वपूर्ण गैर नगद व्यवहार। जो इनसे अलग गैर नगद व्यवहार होते हैं, कुछ विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं में रोकड़ या रोकड़ तुल्य की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा संपत्तियों का क्रय, व्यापार क्रय, ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन, बोनस अंशों का निर्गमन आदि। ऐसे गैर रोकड़ लेन देनों को रोकड़ प्रवाह विवरण में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, बल्कि पृथक अनुसूची में रोकड़ प्रवाह विवरण में नीचे टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। कुछ जो मदे गैर रोकड़ विवरण में गैर रोकड़ लेन देनों की होती हैं, जो मदे जिनमें रोकड़ का व्यवहार नहीं होता है, जो गैर रोकड़ व्यवहार की होती हैं, जैसे कि ऋण पत्रों के निर्गमन से संपत्तियों का क्रिया कर लिया। हमने ऋण पत्र निर्गमन किए, उससे हमने संपत्ति का क्रिया कर लिया, ना ही रोकड़ का। इसमें ना तो हमारे पास से रोकड़ गई है, संपत्तियों के क्रिया में भुगतान किया है, ना ही हमें ऋण पत्रों के निर्गमन पर रोकड़ प्राप्त हुई है। ऋण पत्र निर्गमन किए, उसके बदले में हमने ऋण पत्रों के निर्गमन के बदले में संपत्ति का क्रिया कर लिया। तो ऐसे जो ये गैर रोकड़ व्यवहार होते हैं, इन्हें हमें रोकड़ प्रवाह विवरण में नहीं दर्शाना है, या तो इनके लिए अलग से एक अनुसूची तैयार करेंगे, नहीं तो फिर रोकड़ प्रवाह विवरण के नीचे टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे वित्तीय एवं गैर वित्तीय कंपनियों में रोकड़ प्रवाह बताया गया है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे। आप सभी को इसे रीड करना है और समझना है। आज यहीं तक, कल हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, आज आपको यहीं तक इसको सभी को रीड करना है, समझना है अच्छे से। जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो कल करेंगे हम इसके बाद का, आज आपको यहीं तक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।